नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसकी परीक्षा तिथियों का भी ऐलान हो चुका है। दिसंबर के मध्य में उसकी परीक्षा तिथियां आ चुकी हैं। तो हम लोग आज से साइकोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न जो थ्योरीज जो दिए गए हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि हर थ्योरीज में उन सभी बिंदुओं को लाने का प्रयत्न करूं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग जिस थ्योरी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे उस थ्योरी का नाम है पियाजे डेवलपमेंटल थ्योरी, पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत। और इस थ्योरी को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे जीन पियाजे का ओरिजिन कंट्री क्या है, मतलब वो किस देश से बिलोंग करते हैं। क्योंकि जब हम इंटरव्यू देने गए थे केंद्रीय विद्यालय संगठन में, तो मेरे रिज़ल्ट देखने के बाद सबसे पहला सवाल जो पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि आप साइकोलॉजी के छात्र रहे हैं बीएड में, तो आप बताइए कि जीन पियाजे किस देश से संबंध रखते हैं। तो जीन पियाजे का जो बेसिकली जो मूलतः जो संबंध है वो स्विट्ज़रलैंड के हैं। ये स्विट्ज़रलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जब अपनी थ्योरी दिया तो थ्योरीज़ को 4 स्टेजेस में इन्होंने बांटा, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसके पहले इन्होंने कुछ संप्रत्यय दिए। उन संप्रत्ययों के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। जो सबसे पहला संप्रत्यय उन्होंने दिया उसको कहते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या फ्रेमवर्क है जो कि बच्चों के माइंड में पहले से ही रहता है और वह उसकी मदद से किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं। ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। और पियाजे ने साथ ही यह भी कहा कि यह सिर्फ एक फ्रेमवर्क ही नहीं बल्कि ज्ञान की एक श्रेणी है जो एक इंडिविजुअल के अंदर पहले से रहता है और इसके मदद से जब बच्चा जैसे जैसे इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है तो जो पूर्व ज्ञान की जो श्रेणी है उसके दिमाग में, उसके वजह से वो नए ज्ञान का निर्माण भी करता है। फिर दूसरा जो मुख्य संप्रत्यय है जिसको कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं वह पैटर्न या बिहेवियर जो बच्चा शो करता है किसी भी इन्वायरमेंटल वर्क से टैकल करने के लिए। मतलब किसी भी इन्वायरमेंट में वो जो भी काम कर रहा है तो उसको करने के लिए, उससे डील करने के लिए बच्चा जो भी पैटर्न या बिहेवियर शो करता है उसको कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। तीसरा जो मुख्य संप्रत्यय है एसिमिलेशन, जिसको कि हिंदी में आप लोग सुने होंगे मिलाना कहते हैं। तो एसिमिलेशन जो संप्रत्यय है इसका मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ मैचिंग ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड स्कीमा। अर्थात पियाजे ने कहा कि बच्चों के अंदर बहुत सारी योजनाएं होती हैं, तो उन योजनाओं में नई जानकारियों को जब शामिल किया जाता है, मतलब बच्चों के दिमाग में जो पूर्व से योजना है उस योजनाओं में जब नई जानकारियों को शामिल किया जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं एसिमिलेशन। जैसे मान लीजिए बच्चे ने एक गाय देखी है, काली गाय। जब वो जू में जा रहा है, जब वो कभी अपने माता पिता या किसी बड़े के साथ वो जू में गया जहाँ पे उसने भालू देखा, तो वो तुरंत बोलता है मम्मी या पापा ये देखो ये छोटी गाय है। तो इसको पहले से पता था कि गाय कैसी होती, काली गाय उसने कभी देखा होगा तो उसको पता था कि गाय काली है। और जब वो भालू को जू में देखता है तो चूंकि भालू का आकार जो है गाय के मुकाबले हाइट थोड़ी कम रहती है, तो वो बोलता है मम्मी मम्मी देखो वो छोटी गाय है। तो इस प्रक्रिया को एसिमिलेशन बोलते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में सीधे पूछ भी देता है कि बच्चा जो है वो, बल्कि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि बच्चा ऊँट को देखने के बाद कहता है मम्मी मम्मी देखो ये मतलब ये एक लंपी हॉर्स है। मम्मी या पापा जो भी, वो एक लंपी हॉर्स है। तो पूछा गया एग्जाम में कि पियाजे थ्योरी में किसका एग्जाम्पल है, एसिमिलेशन का है, एकोमोडेशन का है, कंजर्वेशन का है, किसका है? तो ये एग्जाम्पल है एसिमिलेशन का। तो अर्थात एसिमिलेशन का मतलब होता है बच्चों के अंदर जो योजनाएं रहती हैं उसमें जब वो नई जानकारियों को शामिल करते हैं तो उसे कहते हैं एसिमिलेशन। अगला जो हमारा जो इम्पोर्टेंट बिंदु है जिसको हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन। आप देख सकते हैं एकोमोडेशन वह मानसिक प्रक्रिया है जिस दौरान बच्चा जो है न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ एडजस्ट करता है।
न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ एडजस्ट करता है। ये एक मानसिक प्रक्रिया है। जैसे इसको अगर हम ऐसे कहें कि यह वह प्रोसेस है जब बच्चा अपनी स्कीमा को ट्रांसफ़र या मॉडिफाई करता है, मतलब उसके अंदर जो पूर्व से जो योजनाएं हैं, पूर्व जो ज्ञान है, उसको वो मॉडिफाई करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, ताकि वो नए एक्सपीरियंस के साथ वो क्या कर सके, एडजस्ट कर सके, समायोजन कर सके। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं एकोमोडेशन। आखिरी जो प्रत्यय है जिसको कि बोलते हैं इक्विलिब्रियम, या इसको आप लोग अगर कभी किसी किताब में पढ़े होंगे तो इक्विलिब्रेशन भी बोला जाता है। इक्विलिब्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं साम्यीकरण, साम्यीकरण। तो साम्यीकरण क्या है? साम्यीकरण क्या है? यह भी एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें बच्चा सेल्फ और उस अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बीच में सामंजस्य बैठाता है, बैलेंस बैठाता है। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। तो अभी तक जीन पियाजे ने जिन संपत्तियों के बारे में बताया उसको हम लोगों ने जाना। सबसे पहले हम लोगों ने स्कीमा जाना, उसके बाद हम लोगों ने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जाना, उसके बाद हम लोगों ने एसिमिलेशन जाना, फिर एकोमोडेशन और लास्ट में इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशन जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे के जो मुख्य 4 स्टेप हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो मुख्य 4 स्टेप हैं उनको पढ़ेंगे। तो पियाजे का कहना था कि चाइल्ड का जो लर्निंग कैपेसिटी है वो उसके डेवलपमेंट पे पूरे तरीके से डिपेंड करता है। तो इन्होंने क्या किया, पियाजे ने चाइल्ड के डेवलपमेंट स्टेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उनके उम्र के आधार पर। उन्होंने बोला कि पहला जो स्टेज होगा उसको उन्होंने नाम दिया सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है संवेदी पेशी अवस्था। इसका जो ड्यूरेशन है, मतलब इसका जो समय है वो 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बीच का है। फिर उसके बाद दूसरा जो इन्होंने स्टेप दिया उसको बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, या इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो ड्यूरेशन है यह बच्चों में 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इन्होंने कहा। फिर तीसरा था 7 से 11 वर्ष तक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हिंदी में बोला जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और आखिरी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष तक, इसको हिंदी में बोला जाता है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब हम जीन पियाजे के जो 4 मेन स्टेजेस हैं उनको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका कि ड्यूरेशन, जिसका कि समय काल 0 से 2 वर्ष तक होता है। तो इसके जो मुख्य फीचर्स है वो क्या क्या है? सबसे पहला है इन्फेंट यूजेस सेंसरी मोटर एबिलिटीज़ टू एक्सप्लोर, मतलब इन्फेंट जो छोटे बच्चे होते हैं वो सीखने के लिए या चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए वो अपने सेंसेस 5 सेंसेस होते हैं और मोटर एबिलिटीज़, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो हाथ पाँव चलाते हैं, उसका यूज करते हैं कुछ भी चीज़ों अगर उनको जानना है तो। दूसरा है फर्स्ट एक्सप्लोरेशन आर इन्नेट रिफ्लेक्सेस, मतलब इन्नेट रिफ्लेक्सेस मतलब अंतर्ज्ञान से वो जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना वो एक्सप्लोर करते हैं। तीसरा है कैन फॉलो समथिंग विद देयर आई, अपनी आँखों से वो चीज़ों को फॉलो करते हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अभी हम लोग जब सेंसरी मोटर स्टेज को भी अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है। एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, 0 से 2 वर्ष के बीच में बच्चों की कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या होता है, बल्कि पूछता भी है एग्ज़ाम में कि वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण पियाजे की किस अवस्था में बच्चों में पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। तो आपको इसका उत्तर देना है संवेदी पेशी अवस्था, अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज। अब सेंसरी मोटर स्टेज को 6 पार्ट्स में बांटा गया। जीन पियाजे ने बोला कि सेंसरी मोटर स्टेज के भी 6 सब पार्ट हैं। उसमें सबसे पहला जो इन्होंने बात दिया वो बोला कि सिंपल रिफ्लेक्सेस में क्या होता है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 0 से 1 वर्ष तक होता है। इसमें बच्चा इनवॉलेंट्री रिएक्शन करता है, इनवॉलेंट्री रिएक्शन दैट हैपेंस ऑटोमेटिकली विदाउट मच थॉट, मतलब बिना सोचे विचारे बच्चा कुछ भी अपना हाथ चलाता है, पैर चलाता है, कभी भी रोने लगता है, आप लोगों ने देखा होगा।
उसके बाद जो दूसरा जो इन्होंने दूसरा मतलब संवेदी पेशी अवस्था को जो दूसरे पार्ट में डिवाइड किया उसको बोला जाता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जिसका ड्यूरेशन इन्होंने दिया 1 से 4 वर्ष। इसमें क्या होता है कि जो बेबी होता है वो यह रियलाइज कर लेता है कि वो किसी भी चीज़ को बार बार कर सकता है। मतलब वो हाथ हिला रहा है तो हाथ बार बार हिलाएगा, पैर हिला रहा है तो पैर बार बार हिलाएगा। मतलब 0 से 1 महीने के बीच में जो अवस्था थी सिंपल रिफ्लेक्सेस में, उसमें वो इनवॉलेंट्री मतलब कभी भी कुछ भी चला देता था लेकिन उसको पता नहीं होता था। लेकिन प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन अर्थात 1 से 4 महीने के बीच में वो यह सीख जाता है कि वह कोई भी हरकत जो है वो बार बार कर सकता है। जैसे आप देखे होंगे वो छोटे बच्चे जो होते हैं एग्जाम्पल में कि अपने मुंह में बार बार अपनी उंगली को डाल देते हैं, तो वो सीख जाता है कि हम अपनी उंगली को अपने मुंह में डाल सकते हैं। तो ये भी सेंसरी मोटर स्टेज के दूसरे सब पार्ट प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जिसका कि ड्यूरेशन 1 से 4 मंथ है, उसके अंतर्गत आता है। फिर सेंसरी मोटर स्टेज का जो तीसरा पार्ट है उसको बोला जाता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 0 से 4 मंथ। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 0 से 4 मंथ आप यहाँ देख सकते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो है ज़्यादा फोकस हो जाता है दुनिया के प्रति और इंटेंशनली मतलब जानबूझकर वो किसी भी एक्शन को करता है इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक, अब सेंसरी मोटर स्टेज में जो चौथा पार्ट है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिएक्शन। 8 से 12 महीने तक का होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिएक्शन। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें 2 चीज़ें आ गई, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर और ऑब्जेक्ट परमानेंसी। गोल डायरेक्ट बिहेवियर मतलब क्या होता है, बच्चे जब 1 साल के बच्चे होने लगते हैं 8 से 12 महीने के बीच में, तो वह लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। तो इस ध्यान आकर्षित करने के लिए वो कुछ न कुछ ऐसा करते हैं ताकि वो दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो इसी प्रक्रिया को गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहा गया है। और ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या होता है, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व क्या होता है, वो वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है कि पहले क्या होता है, बच्चे के सामने अगर कोई दिखा, मतलब 8 महीने 7 महीने से पहले अगर उनके सामने कोई दिखता है तब तक तो वो उसको देख रहे हैं। जैसे ही वो उसके सामने से चल जाता है तो उनके पास इतना सोचने का मतलब क्षमता नहीं होता कि वो है कि नहीं है, मतलब वो दुनिया में है कि नहीं है, वो इस चीज़ के बारे में वो नहीं सोच पाते हैं। लेकिन 8 से 12 महीने के बीच में वो इस सोचने के काबिल हो जाते हैं कि बच्चे के अंदर वह इट इज़ अ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट इवन दो दे कैन नॉट बी सीन और हर्ड। बच्चों के अंदर यह अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इंसान अगर नहीं दिख रहा है या हम उसको नहीं सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस दुनिया में ही मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो एग्जिस्ट करता है। बच्चे इस चीज़ों को समझने लगते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण जो है पियाजे के कौन से लेवल में डेवलप हो जाता है। तो आपको बताना है, या एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आपको सीधे सीधे बोल देना है कि संवेदी पेशी अवस्था में डेवलप हो जाता है। उसके बाद जो संवेदी पेशी अवस्था का जो 5वां पार्ट है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, जिसकी की ड्यूरेशन होती है 12 से 18 महीने तक। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन जो है अपना ट्रायल और एरर एक्सपेरिमेंटेशन करने रहता है। जैसे वह अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालता है दूसरों को अटेंशन मतलब दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। ट्रायल एंड एरर आप लोगों ने थॉर्नडाइक का पढ़ा होगा, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो उसके बाद जो संवेदी पेशी अवस्था का जो आखिरी है, जिसको आखिरी जो स्टेज है 6वां स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था में हम लोग अभी स्टेज पढ़ रहे हैं और उसका आखिरी स्टेज है सिम्बॉलिक थॉट। सिम्बॉलिक थॉट में क्या होता है कि बच्चों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मेंटल रिप्रेजेंटेशन अपने आप में बना लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी लिविंग थिंग्स का जिनको वो देख रहे हैं उसका मेंटल रिप्रेजेंटेशन वो अपने दिमाग में बनाने लगते हैं। अर्थात कहने का कि वह अपने दिमाग में उसका चित्रण करने लगते हैं, चीज़ों को विजुलाइज करने लगते हैं, चित्रण करने लगते हैं। अब संवेदी पेशी अवस्था के बाद पियाजे थ्योरी का जो दूसरा मेन स्टेज है उसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज, या इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
इसके जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मुख्य जो इसकी विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहला है बेटर स्पीच कम्युनिकेशन, बच्चों के अंदर बोलने की एक स्पीच कम्युनिकेशन डेवलप हो जाती है। कैन इमेजिन द फ्यूचर एंड रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट, अब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 2 से 7 वर्ष का होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो फ्यूचर का इमेजिनेशन करने लगते हैं। आप सुने होंगे, मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मैं बड़ा होकर वो बनूंगा। और जब वो सपने में रहते हैं तो सोचते भी हैं कि मैं ये बन चुका हूँ और मैं प्लेन उड़ा रहा हूँ, मैं पायलट बन गया हूँ। वो सपने में देखने लगते हैं, तो वो इमेजिन करने लगते हैं अपने फ्यूचर को और अपने पास्ट को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं कि मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मतलब अपने पास्ट को रिफ्लेक्ट करके बोलते हैं। तीसरा जो इसका मेन पॉइंट है, प्ले मूव्स यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट टू मोर कॉम्प्लेक्स प्ले, मतलब जब छोटे बच्चे जो रहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं, वो रियल ऑब्जेक्ट से खेलते हैं। आप देखे होंगे उनके लिए खिलौना रहता है, सीधे सीधे वो खिलौने से ही खेलते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो थोड़े कॉम्प्लेक्स प्ले खेलने लगते हैं। कॉम्प्लेक्स प्ले का मतलब आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं जो खास करके 2 से 7 वर्ष के, वो आपस में क्या हाइड एंड सीक खेलते हैं, आइस एंड वाटर खेलते हैं। तो वो मतलब रियल ऑब्जेक्ट प्ले से वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स फिनोमिना की तरफ बढ़ने लगते हैं। इनके अंदर बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ डेवलप हो जाती है। मतलब बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ का मतलब सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन बच्चों को आ जाता है सीखने। लेकिन अब एक और यहाँ पे वर्ड आया है, कंजर्वेशन। कांट अंडरस्टैंड कंजर्वेशन ऑफ द मैटर। ये भी अभी हम लोग तीसरे वाले स्टेज में जब जाएंगे तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन क्या होता है, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्री ऑपरेशन, कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। जो बच्चे होते हैं, ये देखिए, जो बच्चे होते हैं ना, ये जब सोचते हैं चीज़ों को, तो ये जो है रियलिटी क्या है और क्या इनके लिए मज़ेदार है, इसके बीच में ये फ़र्क नहीं समझ पाते हैं कि फैंटेसी और रियलिटी में क्या फ़र्क होता है। जो बच्चे, चाइल्ड की जो थिंकिंग होती है वो ईगोसेंट्रिक होती है, अहंकार पूर्वक होती है। अहंकार पूर्ण कहने का मतलब वो जब ग्रुप में रहते हैं तो वो अपने आप को डोमिनेंट दिखाना चाहते हैं। इंट्यूटिव होती है, इंट्यूटिव का मतलब होता है अंतर्ज्ञानी होते हैं। मतलब वो जो सोचते हैं अपने अंदर के नॉलेज से जो सोच रहे हैं उसी को वो प्रिफर करते हैं। अब पियाजे क्या किए, पियाजे ने इसको मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष है, इसको भी उन्होंने 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी 2 से 4 वर्ष और दूसरी कैटेगरी 4 से 7 वर्ष। तो जो 2 से 4 वर्ष का जो स्टेज था उसको उन्होंने नाम दिया प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज की जो मुख्य विशेषता है, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज की जो मुख्य विशेषता है वो है ईगोसेंट्रिक नेचर। पहला तो ईगोसेंट्रिक नेचर मतलब अहंकारपूर्ण रवैया बच्चों का। दूसरा है कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। 2 से 4 वर्ष के बच्चे अभी भी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि कौन लिविंग बीइंग है और कौन सा नॉन लिविंग बीइंग है। मोड ऑफ थिंकिंग इलॉजिकल रहता है, मतलब सोचने का तरीका पूरी तरीके से अभी भी अतार्किक ही है। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर नेम एंड पुट देम इन द क्लास। वो चीज़ों को उनकी नाम के अनुसार आइडेंटिफाई करते हैं और उसको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो फेज था, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज को, पियाजे का प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो दूसरा पार्ट था जिसको कि बोलते हैं इंट्यूटिव फेज, जिसका कि ड्यूरेशन 4 से 7 वर्ष होता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एट एडवांस लेवल, बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो एडवांस लेवल पे पहुंचता है, मतलब वो एक स्टेप ऊपर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो लॉजिकल की तरफ बढ़ते हैं। बट थिंकिंग इज स्टिल नॉट लॉजिकल। बढ़ते जरूर हैं लेकिन अभी भी जो उनकी जो सोचने की जो क्षमता है वो लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल का मतलब रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन दोनों नहीं देखा जा सकता उनके विचारों में। अब रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, किसी चीज़ को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरे में और फिर से अगर हम उसको उसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर दें तो उस प्रक्रिया को कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। तो बच्चों के अंदर ये समझ नहीं होती है रिवर्सिबिलिटी वाली। और कंजर्वेशन पे आते हैं। अब देखिए, अब तीसरा जो स्टेज है, अब हम लोग उस पे आते हैं। तो जो पियाजे का जो तीसरा स्टेज है उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल, या इसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका कि ड्यूरेशन होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक।
इसके जो मुख्य विशेषताएं हैं, पहला तो एबिलिटी टू जनरलाइज फ्रॉम कॉन्क्रीट इंक्रीजेस। चीज़ों को बच्चे देख के कॉन्क्रीट मतलब मूर्त चीज़ों को मतलब वो देख कर, टच कर कर, फील कर कर चीज़ों को वो जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज मतलब होता है वो चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंड कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कि कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कंजर्वेशन की प्रोसेस को वो समझते हैं। अभी आपको कंजर्वेशन का डेफिनेशन हम बताएंगे। कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, चीज़ों को सिस्टम्स के अकॉर्डिंग वो सीखने लगते हैं कि कौन चीज़ पहले है, क्या चीज़ बाद है। थिंकिंग बिकम मोर फ्लेक्सिबल एंड रिवर्सिबल, बच्चे इतने समझदार हो जाते हैं कि अब वो रिवर्सिबिलिटी टर्म को समझने लगते हैं। रिवर्सिबिलिटी का एग्जांपल जैसे ये हुआ, जैसे मान लीजिए हम बॉटल में पानी लिए हैं, ठीक, बॉटल में पानी है, उसको हम लोग ग्लास में डाल दिए और फिर ग्लास से वाटर में डाले, तो ये प्रक्रिया हम कर सकते हैं, लेकिन बच्चे इस प्रक्रिया को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसी चीज़ को कहा जा रहा था प्री ऑपरेशनल स्टेज में कि बच्चों के अंदर रिवर्सिबिलिटी की जो प्रोसेस है वो डेवलप नहीं है, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों के अंदर रिवर्सिबिलिटी क्या हो गई है, डेवलप हो चुकी है। हायरार्कियल थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप हो गई। हायरार्कियल थिंकिंग का मतलब है छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। अब बच्चे चीज़ों को कैटेगराइज करके छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा कर ले रहे हैं। यूज ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच भी अब बच्चों को आने लगा है। आप लोग अगर मैथमेटिक्स टीचिंग या जब भी कोई टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड पढ़ाया जाता है, ठीक। डिडक्टिव मेथड का मतलब होता है जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक मतलब सामान्य से विशिष्ट, और इंडक्टिव का मतलब होता है विशिष्ट से सामान्य, ठीक। 3 कॉन्सेप्ट्स। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का। एग्ज़ाम में आप अक्सर देखे होंगे, यह पूछ देता है कि बच्चों के अंदर पियाजे डेवलपमेंटल थ्योरी के अंतर्गत कंजर्वेशन जो प्रोसेस है बच्चों के अंदर किस स्टेज में डेवलप हो जाती है। तो आपको सीधे बोल देना है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, तीसरा जो स्टेज है। या क्लासिफिकेशन या रिवर्सिबिलिटी, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं बच्चों के अंदर 7 से 11 वर्ष अर्थात कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप हो जाते हैं। अब देखिए बार बार जो कंजर्वेशन वर्ड आ रहा था, आखिर वो कंजर्वेशन वर्ड का मीनिंग क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग दैट समथिंग डजंट चेंज इवन दो इट लुक्स डिफरेंट शेप, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू क्वांटिटी। कंजर्वेशन का मतलब है कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब आप जैसे मान लीजिए उनको ग्लास में पानी दिया, अब उसी ग्लास के पानी को अगर हम एक बाउल में भर के देंगे तो बच्चे बोलेंगे नहीं मेरा पानी कम हो गया है। तो 2 से 7 वर्ष अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये समझ नहीं होती, वो सोचते हैं कि गिलास में पानी था तो बाउल में जो पानी हम पियेंगे वो कम हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों के अंदर कंजर्वेशन डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, अगर बच्चे ग्लास में पानी पी रहे हैं और वही पानी अगर बाउल में करके दिया जाए तो बच्चे ये समझते हैं कि ग्लास में जितना वाटर है उतना ही वाटर बाउल में भी होता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है कंजर्वेशन, मतलब बच्चों के अंदर कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो चुका है। तो ये हमेशा याद रखना है आपको कि एग्ज़ाम में जो आएगा कि कंजर्वेशन की जो प्रक्रिया है या रिवर्सिबिलिटी की जो प्रक्रिया है या चीज़ों को संबंध मतलब रिलेशन, चीज़ों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है ये बच्चों में पियाजे के अनुसार किस स्टेज में डेवलप होती है, तो आपको सीधे बता देना है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह बच्चों के अंदर पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। फिर सबसे आखिरी स्टेज जो है पियाजे का वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसको कि हिंदी में कहते हैं औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका कि ड्यूरेशन होता है 11 से 15 वर्ष तक। 11 से 15 वर्ष तक इसका ड्यूरेशन होता है। तो लर्न टू यूटिलाइज टूल ऑफ सिम्बोलिज्म, थिंकिंग बिकम फ्लेक्सिबल एंड अट्रैक्टिव। अब किसी भी चीज़ का जो मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज नाम से ही हो गया कि औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब अब बच्चे की जो थिंकिंग है, बच्चे की जो सोचने की क्षमता है वो काफ़ी तार्किक है, लॉजिकल है, रीजनेबल है। मतलब वो अब लॉजिक का यूज करता है, चीज़ों को ऐसे ही नहीं बोल देता है, वो तार्किक रूप से बोलता है। अगर वो कोई भी चीज़ अगर सच बोल रहा है तो उसके पीछे का तर्क भी उसको पता रहता है। तो पियाजे कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों के अंदर तार्किक क्षमता डेवलप हो चुकी है।
फॉर्म एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। बच्चा क्या करता है, एक हाइपोथेसिस, जैसे बच्चे जब 11 से 15 वर्ष के होते हैं तो पियाजे कहते हैं कि बच्चा हाइपोथेसिस का मतलब है वो अपने से कोई चीज़ सोचता है और फिर उसको टेस्ट करता है, वेदर इट कैन बी डन और नॉट, और इट इज़ पॉसिबल और नॉट, मतलब हम उसको कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, सच है झूठ है, उसको टेस्ट करता है। बिकम्स क्रिएटिव, बच्चों के अंदर सृजनात्मकता उत्पन्न होती है, वह चीज़ों को नई ढंग से सीखने का प्रयास करते हैं या नए तरीक़ों से नई चीज़ों का वो करते हैं, मतलब डेवलप करते हैं। ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन तो बच्चों के पास पहले भी रहती है, लेकिन अब वो उसको संगठित करना सीख जाते हैं, ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हैं। रीज़न साइंटिफिक रूप से वो लॉजिकल रीजनिंग करते हैं, साइंटिफिकली वो रीजनिंग करते हैं, मीन तार्किकता देते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के पीछे का तर्क उनको पता होता है। बिकम्स लॉजिकल, और पियाजे का कहना था कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आते आते बच्चों का पूरे तरीके से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाता है।